पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 9। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो फार्मूलाज है वो डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा ये चैप्टर है, एग्जाम में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा। शॉर्ट में पहले सेक्शन में सवाल आते हैं, 2 सवाल इसके एग्जाम में आते हैं और ये पूरी किताब में सबसे आसान तरीन ये चैप्टर है। वैसे तो आखिर में पढ़ाते हैं, इस मरतबा तो ऑनलाइन चल रहा है तो इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया है, थोड़ा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और फिर आप देखेंगे कि एक चूँकि हम चैप्टर 2 कर चुके हैं, चैप्टर 9 कर लेंगे तो हमारा सेक्शन ए शॉर्ट का समझो मुकम्मल हो जाएगा। चैप्टर 3 को अगर आप चाहें तो वक्ती तौर पर छोड़ भी सकते हैं। वेक्टर जिसका नाम है, वेक्टर का अलजेब्रा हम इसके अंदर जनाब डिस्कस करेंगे, वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ेंगे। कल अगर आपको याद हो, जाते जाते टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, बिल्कुल एंड चल रहा था, मैंने जल्दी जल्दी ज़बरदस्ती घसीट के यूनिट वेक्टर आपको मैंने करा तो दिया था। फिर दोबारा देख लेते हैं जल्दी से और फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके दौरान मैं आपको थ्योरी की बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि टीचर फिजिक्स का भी हूँ तो इसलिए हमें फिजिक्स के हवाले से भी बातें कर लेते हैं। मगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल बातें याद रखनी है, जो डेफिनेशन वगैरह वो बहरहाल याद नहीं करनी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कैप लगाते हैं, जो निशान ऊपर बना हुआ आपको नजर आ रहा है, इस निशान को, छोटा सा जो निशान आपको नजर आ रहा है, इसको कैप कहते हैं या इसको हेड कहते हैं। कैप कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। जो ऊपर आपको गिवन है ये वेक्टर ए है, गिवन वेक्टर होगा और ए इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको आपने सिखाया था, हर सवाल में समझ लो मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इन एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं से मालूम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वेक्टर मेरे पास ए अगर मौजूद है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। पहले मालूम करेंगे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे मालूम करोगे बेटा मैग्नीट्यूड? शाबाश, कैसे मालूम करोगे मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका होता है कि जो तीनों कंपोनेंट है, आई के पीछे वाले को एक्स कंपोनेंट कहते हैं, जे के पीछे वाले को वाई कंपोनेंट और के पीछे वाले को जेड कंपोनेंट, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये बहुत पक्का आपको आना चाहिए, ख्याल रखना। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, 6 का 36 होगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, 49 आएगा, इसका रूट निकल आया। 7 इसका रूट होता है। बाज़ दफ़ा रूट निकल आएगा, बाज़ दफ़ा रूट नहीं निकलेगा। बाज़ दफ़ा रूट निकल आएगा, बाज़ दफ़ा रूट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आपने डेसिमल में आंसर नहीं देना, जैसे है वैसे ही जाने देना है। फिर क्या करेंगे बेटा? जब यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। जो आपने निकाला है 7, जो सवाल गिवन था उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। फिर इस मैग्नीट्यूड को जो अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यानी 2/7 आई हो जाएगा, 3/7 जी हो जाएगा, 6/7 के हो जाएगा। कहीं पे कैंसिलेशन हो रही होगी तो कर लेंगे, नहीं हो रही इसको हमेशा फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल में इसके आंसर नहीं आते। एक और एग्जाम्पल आपको करवाई थी मेरे बेटा कि अगर वेक्टर ए गिवन है i+2j-2k, इसका यूनिट वेक्टर हमने मालूम करना है तो अगेन फार्मूला हमारे पास पता है। पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये जो माइनस होता है ये स्क्वायर के अंदर आता है। जो माइनस होता है मेरे बेटा ये स्क्वायर के अंदर आता है। जब स्क्वायर के अंदर आएगा तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। 1 + 4 + 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है। फिर मैग्नीट्यूड कैसे? फिर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ऊपर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड अलग लिखेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इन दोनों सवालात में रूट निकल आया था। अगर रूट ना निकले, आई है, जे है, के है, इसका मालूम करना है यूनिट वेक्टर। अगेन देख ले बेटा, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो इट इज एज्यूम टू बी 1। जब नंबर नहीं लिखा होता है इसके मतलब होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दैट विल मेक इट रूट 3। वेक्टर लिखा, ऊपर इसका, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखा, दोनों को अलग अलग कर लिया। नहीं लिखे कोफिशिएंट 1 होंगे, 1/√3 आई, 1/√3j, 1/√3k। अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, सिंपल सी मैथमेटिक्स से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी भी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। आई से भी होगा, जे से भी होगा, के से भी होगा।
आई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, के से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आर एक वेक्टर है एक्स वाई जेड और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तीनों कंपोनेंट से, एक्स वाले से भी, वाई वाले से भी, जेड वाले से, इट विल मल्टीप्लाई बाय ऑल 3 कंपोनेंट्स, तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हो, ब्रैकेट लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं, और अगर आई जे के लिखा हो तो वेक्टर फॉर्म कहते हैं। मतलब दोनों के एक ही होते हैं, मतलब दोनों के एक ही होते हैं। अगर आई जे के में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेक्टर गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 5k, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बिल्कुल बच्चों वाली मैथमेटिक्स है, अभी आपको बच्चों वाली लग रही है, सवाल के दरमियान में आएगी तो वहां आपके लिए जरा सा इंपॉर्टेंट बात आपके जहन में होनी चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक से कर लिया। एक और एग्जाम्पल है, क्वाइट सिंपल वन। एक वेक्टर बी गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, i माइनस 2j है, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन एज यूजुअल मल्टीप्लाई होगी। समझाने का, बताने का मकसद ये है कि ये तीनों कंपोनेंट से, इससे मेरे बेटा तीनों कंपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। नाउ वी कम टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना हो तो कैसे ऐड किया जाएगा? सिंपल सा तरीका है, देख लेते हैं बेटा गौर से। जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है। क्या करते हैं मेरे बेटा? सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है, यानी आई वाले कंपोनेंट में आई को, जे वाले कंपोनेंट में जे को और के वाले कंपोनेंट में के को। आई में जे ऐड नहीं हो सकता, जे में के ऐड नहीं हो सकता। आई वाले कंपोनेंट में आई वाले कंपोनेंट को, जे वाले में जे वाले कंपोनेंट को। सिमिलर कंपोनेंट्स आर एडेड। ये बज़ाहिर आपको बड़ा मासूम सा सवाल लग रहा है, अभी सवाल के अंदर जब खिचड़ी पकेगी ना, जब सवाल के अंदर सारी बातें एक साथ शामिल हो जाएंगी तो वहां आपको पता चलेगा कि एक एक बात की अगर अलग से आपने इंपॉर्टेंस समझी हुई है तो मामला आपके लिए आसान रहेगा। एक वेक्टर ए गिवन है x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर बी गिवन है x2 y2 z2। दूसरी बात है कि टाइपिंग में हमें जरा इश्यू होता है। आपने बहरहाल ख्याल रखना है कि जब भी कहीं वेक्टर लिखे जाते हैं तो वेक्टर के ऊपर एरो बनाना लाजमी होते हैं। इसके भी नंबर काट लेते हैं बाद दफा वो, तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि एरो बनाना आपके पास लाजमी है। लाजमी एरो बनाएंगे जब भी वेक्टर लिखेंगे आप। a प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है। x1 y1 z1 में अगर x2 y2 z2 को ऐड करोगे मेरे बच्चा तो x1 वाले में x वाले में x को ऐड करेंगे, y वाले में y वाले को और z वाले में z वाले को। ये मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, ये मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है बेटा। अगर वेक्टर फॉर्म में होता, अगर ये सवाल वेक्टर फॉर्म में होता तो आई वाले कंपोनेंट में आई वाले को, जे वाले कंपोनेंट में जे वाले को और के वाले कंपोनेंट में के वाले कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा। याद रखना बेटा, आई वाले कंपोनेंट में आई वाले को, जे वाले में जे वाले को। जितने भी वेक्टर लिखे हैं सब पर एरो बनाना लाजमी होता है, ख्याल रखिएगा, सब पर एरो बनाना लाजमी होता है। इसके नंबर काट लेते हैं बाद दफा। क्या देख रहे हो मेरे बेटा? आई वाले में आई वाले कंपोनेंट ऐड कर दिए, जे वाले में जे वाले ऐड कर दिए, के वाले में के वाले ऐड कर दिए। सिमिलर कंपोनेंट्स आर एडेड। एक जैसे कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो बड़ा आसान सा आपको आइडिया हो जाएगा। शुरू में बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, आगे चल के तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ए बराबर है 2i माइनस का 4j प्लस 5k है, बी बराबर है 2i प्लस का 3j प्लस 6k। ए प्लस बी हमने मालूम करना है। क्या करोगे मेरे बच्चा? पहले ए लिखा फिर बी लिखा। 2i माइनस का 4j प्लस 5k, 2i प्लस का 3j प्लस 6k। कंपोनेंट एक जैसे कर लो, आई वाले एक तरफ कर लो, जे वाले एक तरफ कर लो, के वाले एक तरफ कर लो। आई वाले कंपोनेंट मेरे बेटा एक तरफ कर लिए हैं। आई किसके अंदर मौजूद है देख लो मेरे बेटा, एक ये वाला आई है, एक इसके अंदर आई था। ये दोनों आई बेटा क्या किया मैंने? एक तरफ कर लिए। इन दोनों आई को हमने एक तरफ कर लिया। लाइक वाइज जो जे वाले थे उनको एक तरफ कर लिया। ये माइनस का 4j था, यहाँ पर मेरे बेटा प्लस का 3j था, इन जे वालों को मैंने एक तरफ कर लिया। एंड लाइक वाइज सिमिलरली मेरे बच्चा हमने क्या किया? जो के वाले कंपोनेंट थे, इसके लिए 5k था, ये आपका 6k था, के वाले कंपोनेंट को हमने एक तरफ कर लिया। और इसको हम ऐड कर लेंगे, आई वाले में आई वाले को, जे वाले में जे वाले को और के वाले में के वाले कंपोनेंट को ऐड कर लिया जाएगा। 2 और 2 4i हो गए, माइनस का 4j प्लस का 3j माइनस का j हो गया प्लस 11k हो गया। फर्दर आगे सॉल्व नहीं होगा, पता नहीं। अगेन देख ले मेरे बेटा कि जो एरो, क्योंकि अब टाइपिंग में बड़ा एरो लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, तो आप कोशिश कीजिएगा एरो लगा लीजिएगा। सारे वेक्टर एक दूसरे पे जनाब ऐड कर लीजिएगा। खबर ये आई है कि बड़े गहरे गहरे बादल जनाब जो है वो
शहर की तरफ रवाना हुआ है। एनी हाउ, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बेटा। ए बराबर, अब ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में, अब मेरे बेटा ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है, 2 - 4 5 है, 2 3 6 है। अगर ऐड करेंगे मेरे बेटा तो क्या हो जाएगा, मैंने कलर अलग अलग कर दिया, गौर से देखो तो। आई वाले कंपोनेंट में आई वाले को, पहले वाले में पहले वाले को, एक्स वाले में एक्स वाले को, वाई वाले में वाई वाले को, और जेड वाले में जेड वाले को ऐड जनाब कर लिया जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वी कैन राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 4i माइनस का जे प्लस 11 पहला वाला वो आई लगा देंगे, दूसरे वाले के साथ जे लगा देंगे, तीसरे वाले के साथ के लगा देंगे, आई लगा देंगे, जे लगा देंगे, के लगा देंगे। याद रखना कोऑर्डिनेट में लिखा हो, वेक्टर में लिखा हो, एक ही मतलब दोनों के होते हैं। ये बात जरा ध्यान में आप रखिएगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जब दो वेक्टरों को या दो से ज्यादा वेक्टरों को ऐड किया जाता है और नतीजे में जो वेक्टर हासिल होता है उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम होता है उसका मेरे बेटा, दो वेक्टरों को, दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को जब ऐड किया जाता है और उसके नतीजे में जो वेक्टर हमें हासिल होता है उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसको कहते हैं, ख्याल रखिएगा। ये सब चीजें आपने, अगर आपको याद पड़ता हो तो जनाब फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में हमने काफी डिटेल से पढ़ाई गई होंगी आप लोगों को। तकरीबन ऑलमोस्ट समझो 60% वैसा ही है, 40% थोड़ा चेंज है। ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड करना है ए प्लस बी। सुनो क्या क्या मालूम करना है, एक वेक्टर ए गिवन, एक वेक्टर बी गिवन है, फाइंड करना है ए प्लस बी, फिर मालूम करना है 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड। एक ही सवाल के अंदर कई बातें घुमा दी। ए को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, बी को 2 से, ए को 3 से, बी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मॉड लगा देते हैं इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, इसका मतलब होता है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। अगेन ख्याल रखिएगा कि जब भी वेक्टर लिखे जाते हैं, सवाल में भी लिखे हुए होंगे, तो उसके ऊपर एरो हेड, ये मैं जानबूझकर इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको भी याद रहे कि खाने का नहीं है, लगाने का है। पहले ए प्लस बी मालूम कर लेते हैं। ए प्लस बी तो बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी तो काफी सिंपल है। ऐड कर लेंगे मेरे बेटा, क्या हो जाएगा, शाबाश, आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले एक तरफ। आई में आई को ऐड कर लेंगे, जे में जे को ऐड कर लेंगे, के में के को ऐड कर लेंगे। 4i प्लस आई माइनस का 2j माइनस का 7j माइनस का 2k प्लस का 2k। ये माइनस का 2k प्लस का 2k कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल मेक इट 0k। 5i माइनस 5j विल बी द आंसर। अगला पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से गौर से। 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड निकालना है। 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। पहले मालूम करना पड़ेगा 3a माइनस 2b। पहले मेरे बेटा क्या मालूम करेंगे, 3a माइनस 2b जनाब पहले मालूम किया जाएगा। कैसे मालूम करोगे मेरे बेटा, वही बात आ गई, पुरानी वाली बात। मैंने कहा ना, जब सवाल बनता है ना, उस पर बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि हर चीज़ को पहले अलहदा अलहदा अलग अलग आपको समझा दे, और उसके बाद जब एक सवाल के अंदर आएगा अलग अलग समझा हुआ है तो उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले 3a माइनस 2b मालूम करेंगे। 3a माइनस 2b के मतलब हो जाएंगे क्या, क्या मतलब होंगे, a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पता है आपको, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 4 से भी करेंगे, 3 को 2 से भी करेंगे, 3 को माइनस 2 से भी करेंगे, कितना हो गया बताइए, 12i प्लस का 6j माइनस 6k। यहाँ जब माइनस 2 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस का 14j और माइनस प्लस माइनस का 4k। ये वाले एक तरफ, आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले मेरे बेटा एक तरफ कर लेते हैं। ऐसी करेंगे ना भाई, आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले मेरे बेटा एक तरफ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या आ गया, 10i प्लस का 20j माइनस 10k। 10i प्लस का 20j माइनस का 10k, हमारे पास मेरे बच्चा आंसर आ गया। ये निकला है 3a माइनस 2b। अभी तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। क्या निकालना है मेरे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पीछे किया हुआ मैंने आपको। क्या होता है मेरे बेटा, अंडर द रूट, जो रूट वाला काम होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, इसका 600, 400 इसका 100, ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसको 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर रूट से बाहर नंबर आ रहे हैं तो निकाल लेंगे, बेहतर रहेगा। 10 रूट से बाहर आ जाएगा, 10 रूट 6 विल बी द आंसर, इसका जनाब हो जाएगा। सामने इसको तवज्जो से देख लें, कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर लें। एक नज़र इसको जरा रिव्यू कर लें, एक मिनट का ब्रेक दीजिए।
ये बज़ाहिर मामला बड़े सादा सहल आपको आसान लग रहे हैं, ईमानदारी की बात है, सादा सहल आसानी है, मगर होगा ये जब हम असल सवाल करने जाएंगे, आपको पता है सेकेंडरी में आ गए, इतनी शराफत से नंबर तो देंगे नहीं आपको, रगड़ रगड़ के नंबर आपको देंगे। ये सब बातें जो बताई जा रही हैं, ये घुमा फिरा के आगे पीछे दाएं बाएं करके एक ही सवाल के अंदर काफ़ी सारी बातें इन्वॉल्व होंगी। एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पार्टिकल है, उस पर कुछ फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक पार्टिकल है, उस पर कुछ फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है, एक F4 है, वेक्टर फॉर्म में। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक पार्टिकल पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फोर्सेस अमल कर रही हैं। हमने इनकी रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और फिर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है? तमाम वेक्टर्स को जब ऐड कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जितने भी फोर्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। अब तक जो एग्जाम्पल किए थे दो ही थे, अब इस पे एक साथ चार हो गए। पहले चारों वेक्टर लिखे जाएंगे, फिर I वाले एक तरफ कर लेंगे, J वाले एक तरफ कर लेंगे, K वाले एक तरफ कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये तो अब बताने की जरूरत तो नहीं है, दो दो चार करना तो आते ही होगा आप लोगों को। जब मेरे पास ये रिजल्टेंट मेरे बच्चा आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? ये तो वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा मेरे बेटा? मैग्नीट्यूड जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं, अंडर द रूट फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा? fx का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, fz का स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। बेसिकली आपने तो डायरेक्टली लिख देना। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये वाली लाइन अगर ना भी लिखे तो गुजारा हमारा हो जाएगा। कौन सी लाइन? एक लाइन हमारी है, ये अगर ना भी लिखे तो आप इसके बगैर ये गुजारा हम कर सकते हैं। एफ क्या हो जाएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर। आई में 2 है, जे में -1 है, के है ही नहीं। जब कोई चीज नहीं होती तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जब नहीं होता तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 हमारा आंसर हो गया। अंडर द रूट 5 हमारे पास जनाब इसका आंसर हो गया है। ये अलग अलग पार्ट करा रहा हूं, समझ लो। असल सवाल करूंगा तो ये सब एक साथ मिलकर एक पार्ट के अंदर आ जाएंगे। एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा सवाल का ये। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में अगर कोई चीज है जो आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से कंपेरेटिवली, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब एक जगह से दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो द वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट के दरमियान जो वेक्टर होता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सेस है। आई के मतलब होता है एक्स एक्सेस, जे के मतलब होता है वाई एक्सेस, जेड के मतलब होता है जेड एक्सेस। इसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस नहीं लिखते, आई जे के लिखते हैं। ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर मौजूद है, फर्ज करो R1, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक और मेरे पास वेक्टर है P2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, z2। दो अलग अलग वेक्टर है। एक वेक्टर R1 है, एक वेक्टर R2 है। एक वेक्टर R1 है, एक वेक्टर R2 है। और मैंने क्या करना है मेरे बच्चा? अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान वेक्टर निकालना है। समझ लो बात ध्यान से, गौर से। क्या करना है? जो वेक्टर R1 है और R2 है, ये तो शुरू होते हैं ओरिजिन से। मैंने एक नया वेक्टर मालूम करना है जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। वो कौन सा वेक्टर है? P1 से लेकर P2, जो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा होगा। तो अच्छा देखिए, गौर से देख ले, स्क्रीन पर बड़ा कर देते हैं मेरे बेटा। जो R1 एक वेक्टर गिवन है, R2 एक वेक्टर गिवन है। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, वो रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा है मेरे बेटा? P1 से लेकर P2 तक। तो रिक्वायर्ड वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2, ये मेरा वेक्टर है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टरों के दरमियान। डेल्टा आर भी कह सकते हैं इसको। तो डेल्टा आर बराबर होगा R2 माइनस R1 के। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है तो वेक्टरों को माइनस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टरों को माइनस किया जाता है। रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी मालूम करना होगा तो माइनस करेंगे। और याद रखना हमेशा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। ये P1 से P2 है, R1 से R2 है, तो R2 माइनस R1 है। जरा इसकी एरो की डायरेक्शन देख ले। जो एरो है मेरे बेटा, इसके एरो की अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये R1 से R2 की जानिब है, इसलिए मैंने R2 माइनस R1 किया है। Therefore it is R2 माइनस R1। अगर इसका एरो रिवर्स होता तो फिर मैं R1 माइनस R2 करता। अगर A टू B है
सुन लो बेटा गौर से, अगर ए सूप टू बी है, अगर ए टू बी है, मैं ये रफ आपको लिख के भी दिखा देता हूं। अगर मेरे बेटा फर्ज करो मेरे पास वेक्टर लिखा है ए बी, तो बाद बी है ना, तो बी माइनस ए होगा। क्या होगा? बी माइनस ए होगा। और अगर बी ए लिखा हो तो इसके मतलब क्या होगा? इसके मतलब क्या होगा? ए बाद में है, ए माइनस बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है तो ख्याल रखना कि तरतीब क्या होगी मेरे बेटा, इसके बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस किया जाएगा। R2 माइनस R1 है, माइनस कैसे करेंगे मेरे बेटा? ये R2 X2 Y2 Z2 था, ये मेरे पास X1 Y1 Z1 था। जब माइनस करेंगे तो जिस तरह ऐड किया था, जिस तरह ऐड किया था बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से दूसरे वाले कंपोनेंट में से पहले वाले कंपोनेंट को माइनस कर देंगे। दूसरे वाले यानी कि सिमिलर कंपोनेंट माइनस होंगे। इस तरह सिमिलर ऐड हुए थे वैसे ही सिमिलर माइनस होंगे। X2 में से X1 को माइनस कर देंगे, Y2 में से Y1 को माइनस कर देंगे, Z2 में से Z1 को माइनस कर देंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में हो, अगर मेरे बच्चा वेक्टर फॉर्म में हो तो वही काम है कि आई वाले में से आई वाले को, जे वाले में से जे वाले को, और के वाले में से के वाले को। बाद वाले कंपोनेंट में से X2 माइनस X1 आई हो गया, Y2 माइनस Y1 जे हो गया। अभी तो हम सवाल करेंगे वो डिटेल में करेंगे, मगर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली बराह रास्त भी इसको कर सकते हैं। ये फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। वेक्टर लिखा है और बाद वाले वेक्टर में से मैंने पहले वाले वेक्टर को माइनस कर दिया। एग्जाम्पल करते हैं, जरा आपको बेहतर आइडिया होगा। Example given है, a particle is displaced from 114 to B541. Find its displacement vector. इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक गिवन है, बी गिवन है, ए से बी गया है। ए से कहाँ गया है? बी गया। ख्याल रखना, बी से ए नहीं गया, ए से बी गया। जब बी से ए जाएगा मेरे बेटा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे? बी में से ए को माइनस करोगे। क्या करोगे मेरे बच्चा? बी में से ए को माइनस करोगे। बी वाला पहले लिखेंगे, ए वाला बाद में लिखेंगे। आंसर सेम आता है, साइन का फर्क होता है। सेम आता है, साइंस का फर्क होता है। बी वाले में से ए वाले को माइनस कर लेंगे। 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, 1 माइनस 4। 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? अगर चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये डी वेक्टर है। चाहे तो इसको जनाब वेक्टर फॉर्म में भी लिखा, अगर चाहे मेरे बेटा तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, स्मॉल डी। कभी भी दिल चाहे, जब दिल चाहे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो, जब दिल चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख लो, दोनों के मतलब सेम ही होते हैं। एक और सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 गिवन है हमारे पास। एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है 2 1। अभी पहले ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में आ गया है। एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है 2i माइनस का 4j प्लस 5k से b तक। b कौन है? 3i प्लस का 3j प्लस का 6k। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले एक नाम दे दिया इसको, पहले वाले को a नाम दे दिया, दूसरे वाले को b नाम दे दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? b में से माइनस होगा। b में से a को जनाब माइनस करेंगे, सिमिलर कंपोनेंट माइनस होंगे। यहाँ ख्याल रखना बीच में, यहाँ मैंने माइनस का निशान लगाया है, ब्रैकेट लगाकर दूसरे वेक्टर को लिखा है। ये अक्सर लोग जल्दबाजी में ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। ब्रैकेट लगाना लाजमी है। क्यों लाजमी है? इसलिए लाजमी है मेरे बेटा कि ये माइनस साइन ने अंदर जाके मल्टीप्लाई भी होना है। इस माइनस साइन ने अंदर जाकर क्या होना है? मल्टीप्लाई भी होना है। इसलिए लाजमी तौर पे जब भी लिखिएगा हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। पहले माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस का 4j हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5k हो जाएगा। आई वाले एक तरफ कर लेते हैं, जे वाले एक तरफ कर लेते हैं, आई वाले एक तरफ कर लेते हैं, जे वाले मेरे बच्चा एक तरफ कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, डी निकला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी हमारे पास जनाब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया है। अब जरा आगे पीछे हो गया है, कुछ गलती में खत्म हो गई हमसे। चल देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसको अभी छुपा देते हैं, वक्त आएगा तो लिखेंगे। ओके जनाब, सवाल देखिए गौर से। सवाल हमारे पास जनाब ये है कि ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस, अब जरा हम आ गए मैथमेटिक्स के अंदर। एक ट्राइंगल है, उसके वर्ट 3 डायमेंशन में है, 3 कोऑर्डिनेट है, 1 3 5 है, बी कौन है? 2 माइनस 1 3 है, सी कौन है? 3 2 माइनस 6 है। आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड्स। ट्राइंगल होगा तो वेक्टर होंगे ना यार,
ट्रायंगल होगा तो क्या होंगे, वेक्टर्स हमारे पास होंगे। एक वेक्टर ट्रायंगल होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, वेक्टर होंगे। चाहो तो मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ किस तरीके से वेक्टर बनेंगे। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास वेक्टर बनेंगे। एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा वेक्टर ये बन गया, एरो पे तवज्जो देना गौर से, तीसरा वेक्टर ये बन गया। तीन मेरे पास मेरे बच्चा वेक्टर बन गए हैं। पहला वाला जो वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स कहते हैं किनारे को, ये ए गिवन है। दूसरा वाला वर्टेक्स समझो बी गिवन है, ये वर्टेक्स मुझे बी गिवन है, और ये वर्टेक्स मुझे क्या गिवन है मेरे बच्चा, सी गिवन है। तीन वर्टेक्स मुझे गिवन है, तीन वर्टेक्स मुझे गिवन है जिनके नाम गिवन है। A1 3 5 है, बी कौन है 2 - 1 3 है, सी कौन है -2 6 है। अब मुझे करना ये है कि जो वेक्टर बने हैं, जो ए बी सी है वो तो किनारों के नाम है, वर्टेसिस के नाम है। वर्टेसिस कहते हैं कोनों को। मुझे पूरे वेक्टर ए बी को मालूम करना है। क्या करना है मेरे बच्चा, मैंने वेक्टर ए बी को मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, जब मुझे दो किनारे के पॉइंट पता हो तो बाद वाले कोऑर्डिनेट में से पहले वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे। ए गिवन है 1 3 5, बी गिवन है 2 - 1 3, सी कितना गिवन है -3 2 -6, ये मेरे सवाल में गिवन है। क्या क्या मालूम करना है, एक तो वेक्टर ए बी निकालना है, ए से बी जो वेक्टर बना है वेक्टर निकालना है। दूसरा कौन निकालना है, वेक्टर बी सी निकालना है। तीसरा कौन क्या निकालना है, वेक्टर सी ए हमने मालूम करना है। और चूंकि ये वेक्टर है मेरे बेटा, तो लिहाजा इनके ऊपर एरो बनाना जरूरी होता है, एरो बनाना इसके ऊपर लाजमी होता है। यहाँ बनाना जरा आसान होता है, मैं इसीलिए पावर पॉइंट के अंदर बनाता नहीं हूँ, यहाँ जरा आराम से बन जाएंगे। उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं, इन साइडों की लेंथ भी निकालनी है। लेंथ का मतलब होगा मैग्नीट्यूड, लेंथ के मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड, सी और ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए बी का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए बी के मतलब मेरे बच्चा क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए बी के मतलब हो जाएंगे कि हमने बी वाले वेक्टर में से ए वाले वेक्टर को माइनस कर देना है। क्या करना है मेरे बच्चा, बी वाले वेक्टर में से ए वाले वेक्टर को माइनस कर देना है। पहले वेक्टर बी लिखा, तो क्या लिखा मेरे बेटा, पहले क्या लिखा, वेक्टर बी लिखा, बी गिवन 2 - 1 3। फिर वेक्टर ए लिखा, माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस कर दिया, -1 में से -3 कर दिया, और 3 में से 5 माइनस कर दिया। सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, दैट विल मेक इट माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे, -2 हो जाएगा। और अगर चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1 - 4 2 है ना, क्या हो जाएगा, ये पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, तीसरा वाला के होता है, आई माइनस का जे प्लस 4 के। अब मेरे बेटा मैंने क्या करना है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को। जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं बेटा मैग्नीट्यूड, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ये आप समझ लो कि मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में घूम फिर के मैग्नीट्यूड आएगा। फिर मालूम करना है क्या मेरे बेटा, फिर हमने मालूम करना है बीसी। क्या करेंगे बीसी में से, जब बीसी मेरे बेटा मैंने मालूम करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सी में से माइनस कर देंगे बी को। क्या करेंगे मेरे बेटा, सी में से माइनस कर देंगे बी को, जनाब माइनस कर दिया जाएगा, यहाँ लिखने में गलती है, सी में से माइनस कर देंगे बी को। क्या करेंगे बेटा, सी में से हम किसको माइनस कर देंगे, सी में से हम माइनस कर देंगे बी को। इसके मतलब होगा सी माइनस बी। सी वाले कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सी में से बी को माइनस कर देंगे, पहले सी के लिखे कोऑर्डिनेट, बी के लिखे, माइनस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। अभी आपको लग रहा है बच्चों वाला काम, असल सवाल में जब चीज़ें ये आएंगी तो आपको पता चलेगा कि किस कदर ये इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जब ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह आज मुकम्मल, तो फिर नेक्स्ट वीक से जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हंसते खेलते एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी ईजी, इतनी आसान है। इसमें 7 एक्सरसाइजें हैं मेरे ख्याल में ना, 7 ही अच्छी हैं, हम रिवर्स पढ़ेंगे, ख्याल रखिएगा। इसके बाद जब ये वेक्टर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जब वेक्टर आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। माइनस किया तो सारा कर चुके, अब क्या बताना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सिमिलरली लाइक दैट, इसी तरीके से मेरे बेटा क्या करोगे, सी ए निकालोगे। जब सी ए निकालेंगे मेरे बच्चा तो क्या करोगे, सी में से माइनस करेंगे बी को।
क्या करेंगे मेरे बेटा, जब सी ए निकालेंगे, ए बाद में सी पहले है, ए बाद में है सी पहले है, तो यहाँ पे क्या करोगे मेरे बेटा, ए माइनस सी होगा। क्या होगा यहाँ पर, ए माइनस सी हमारे पास जनाब ये होगा। ए में से सी को हम माइनस कर लेंगे, ए में से सी को हम माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जब माइनस कर लोगे ना, अब सवाल तो नहीं इसके अंदर, माइनस कर लोगे जिस तरह पीछे करते हुए आ रहे थे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे बेटा, हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वही 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बहुत एहतियात से, ध्यान से इन तमाम सवाल तो कर लीजिएगा। ये सारा बेसिक है, अगर आपका ये बेसिक मुकम्मल हो गया, इतना आसान चैप्टर है, इतनी जल्दी काम हो जाएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये चैप्टर खत्म भी हो गया। Now we'll move to the next topic। ये हमने एडिशन कर दिया है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। क्या आता है मेरे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, जो स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। तो फिजिक्स की बात बता रहा हूँ। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नई बनने वाली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। इसी वजह से वेक्टर प्रोडक्ट को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक का नाम होता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दो तरह की क्वांटिटी मिलती है। जब स्केलर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और जब स्केलर बोलूंगा तो उसमें आई जे के नहीं होगा, आई जे के सिर्फ वेक्टर में होता है। आई जे के आर ओनली इन वेक्टर्स, आई जे के सिर्फ वेक्टर में होते हैं। स्केलर की बात करेंगे तो आई जे के नहीं बचेगा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, क्वालिटेटिव डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर दो वेक्टरों को प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टिंग इनटू स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड, देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी बचेगी, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका एक और नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। इसका फार्मूला होता है मेरे बेटा, समझ दो गौर से, अगर एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, दरमियान में एंगल हमारे पास मेरे बच्चा अगर थीटा है, तो जो ए डॉट बी होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या होता है मेरे बेटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हमारे पास होता है। एक बात ख्याल रखना, यहाँ पर मेरे बच्चा ये दोनों वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, मगर ये ए और बी जो मैग्नीट्यूड है दे आर स्केलर। ए और बी जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कौन है मेरे बेटा, स्केलर है। ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। राइट साइड पे अगर देखो दोनों स्केलर चीजें, दोनों क्या है मेरे बेटा, स्केलर चीजें हैं। थीटा हमारे पास एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, और ये 0 और पाई के दरमियान होता है। क्योंकि दरमियान में डॉट का निशान लगाते हैं, क्योंकि दरमियान में डॉट का निशान लगाया जाता है, इसी वजह से इसका एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम होता है मेरे बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट भी इसको जनाब कहा जाता है। ये सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है, कोई नई कहानी इसके अंदर नहीं है। इसको जनाब डॉट प्रोडक्ट भी जो वो कहा जाता है। नाउ देन, अब हमारा जो सारा खेल, हमारा जो सारा काम है ना मेरे बेटा, वो तो है किसके ऊपर, हमने जो कुछ स्टडी करनी है, हमने जो कुछ पढ़ना है, वो तो आई जे के में पढ़ना है। हमें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है इसकी। जो मैंने बता दिया आपके इल्म में, आपकी मालूमात के लिए होना चाहिए। कोई फिजिक्स का सवाल थोड़ी, तो मैथ्स का सवाल है। इस पर तो बेसिकली हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे। अब आते हैं 3D यूनिट वेक्टर। थ्री डी यूनिट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले, स्केलर प्रोडक्ट निकाले, तो कैसे निकलेगा। 3D यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, आई जे के। 3D यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कैसे निकलेगा। असल काम तो हमारा आई जे के से है ना, पूरा चैप्टर तो आई जे के पे घूमता रहेगा। हमारा काम तो आई जे के पर है। 3D यूनिट वेक्टर जो आई जे के होते हैं, आप जानते हैं, आई के मतलब एक्स एक्सेस, जे के मतलब वाई एक्सेस, के के मतलब जेड एक्सेस, और ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल थ्री एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इनके दरमियान एंगल 90 होगा। आई और जे में 90, जी और के में 90, और के और आई में 90 होगा। अगर इक्वल वेक्टर है, इक्वल का मतलब क्या है, आई और आई हो, जी और जे हो, के और के हो। और एक और बात ख्याल रखना, क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर है, सिंस आई जे के आर यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 इनका मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं आई डॉट आई निकाल रहा हूं, अगर मेरे बच्चा मैं आई डॉट आई अगर निकाल रहा हूं, तो ये आई यूनिट वेक्टर है।
ये दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। आई के मतलब एक्स एक्सेस, दूसरा भी एक्स एक्सेस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होगी तो बीच में एंगल आएगा 0 डिग्री। जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर होते हैं, जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर होंगे, दोनों आई होंगे तो एंगल 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा 1 होती है, लिहाजा आई डॉट आई 1 के बराबर होगा। सिमिलरली आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, जब भी एक जैसे वेक्टर होंगे, जब भी एक जैसे वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है वो 0 हमारे पास होगा अगर अनइक्वल वेक्टर है। आई और जे हो गए। जब मेरे बच्चा आई और जे होंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पता है ना भाई। आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा उसका आंसर 0 आ जाएगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, व्हेनेवर वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, अगर सिमिलर वेक्टर होंगे, इफ द वेक्टर्स आर सिमिलर, अगर वेक्टर सिमिलर है तो आंसर 1 आएगा। आई जे के नहीं आता इसके अंदर, ख्याल रखना, आई जे के वैनिश हो जाता है, आंसर 1 आएगा। और अगर नॉन सिमिलर है, अगर नॉन सिमिलर है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। नॉन सिमिलर है तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे बेटा 0 आंसर आएगा। अब एक आती है इसकी जनरल फॉर्म। अब एक आई भी हो, जे भी हो, के भी हो, तो क्या सूरत हाल है। अगर ए एक वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जेड बी जेड के, तो जो ए डॉट बी होगा, जो मेरे बेटा ए डॉट बी की जब हम बात करेंगे, जब ए डॉट बी की हम बात करेंगे, पहले वेक्टर ए लिखा फिर बी लिखा। अब पता है जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो हर ब्रैकेट का हर कंपोनेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा। जब आई वाले को मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए एक्स आई को, तो आई और आई तो 1 हो जाएंगे, मगर जब आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और जब आई के से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 हो जाएगा। लिहाजा आई वाले को सिर्फ आई वाले से मल्टीप्लाई करने का फायदा है। आई वाले को जे या के वाले से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। और यहाँ भी देख लो बेटा, जब के वाला के वाले से होगा तो 1 होगा। नॉन सिमिलर वेक्टर होते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, जिसकी वजह से फार्मूला बन जाता है कि जब दो आपने वेक्टर मल्टीप्लाई करने हैं तो आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले से, और के वाले कंपोनेंट को के वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, ए एक्स आई था, बी एक्स आई था, तो ए एक्स बी एक्स हो गया, ए वाई जे था, बी वाई जे था, तो बी जेड, और आई डॉट आई के क्या होगा 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। जो असल बात आपको याद रखनी है कि जब दो वेक्टरों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे मेरे बच्चा, तो आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। ये मैंने समझाने के लिए इतनी बातें आपको बता दी हैं, इतनी बात समझने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए मेरे बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, टाइम भी खत्म हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे मेरे बेटा, तो आपने ए एक्स को बी एक्स से, ए एक्स को बी एक्स से, ए वाई को बी वाई से, ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट है, जल्दी से एग्जाम्पल एक है, मैं देख लेता हूँ। दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए लिखा, बी लिखा, कुछ भी नहीं करेंगे, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, और कोई आई जे के नहीं आएगा, कोई आई जे के मेरे पास नहीं आएगा। सॉल्व किया, आंसर 2 आ गया, 20 आ गया। एक और वेक्टर की मैंने मेरे बेटा देख लो, यहाँ भी गौर से, टाइम कभी भी क्लास एंड हो जाएगी। मल्टीप्लाई मेरे बेटा कर रहे हैं, तवज्जो देखिए, आप गौर से देख ले। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटा, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास ये जनाब आंसर मेरे पास आ जाएगा। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, घर पे इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास पे आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर बाकायदा चैप्टर